चलो सामने फॉर्मेट जरा इस पे आते हैं एक बार। जीएवी तेजी से। केस 1 प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर। म्यूनिसिपल वैल्यू सबसे पहले बेटा, देन फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर को कंपेयर कर दो बेटा स्टैंडर्ड रेंट से अगर है तो। विच एवर इज लोअर इज द एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर कर दो बच्चे एक्चुअल रेंट से। विच एवर इज हायर इज द GAV। केस 2 पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का लेना है। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट इज द GAV। एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण पता लगाओ। वैकेंसी है तो बेटा एक्चुअल रेंट इज द GAV। अदर देन वैकेंसी है देन एक्सपेक्टेड रेंट इज द GAV। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे पता चले वैकेंसी है या नहीं है? एक्चुअल रेंट को हाइपोथिकेट पूरे साल का निकाल के देखो। अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा चला जाए तो कम का कारण वैकेंसी माना जाएगा। अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम रह जाता है तो कम का कारण अदर देन वैकेंसी होगा। अदर देन वैकेंसी में एक्सपेक्टेड रेंट इज द GAV। केस सी बनाया था बेटा, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का। विच एवर इज हायर इज द GAV। और लास्ट था बेटा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर थ्रू आउट द होल ईयर। मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है आज के टाइम जिसकी NAV नील मानी जाएगी। GAV कोई लेना देना नहीं। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड दोनों प्रॉपर्टी के, कोई लेना देना नहीं। दोनों प्रॉपर्टी की मिला के NAV नील मानी जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ऑटोमेटिक नील। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी और अपर कैप लगेगी दोनों प्रॉपर्टी की मिला के। अपर कैप या तो 2 लाख है बेटा या 30,000 है। 2 लाख की कंडीशन दे रखी है। अगर लोन 1 अप्रैल 99 के बाद है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए है, और एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है तो बेटा मैक्सिमम अपर कैप 2 लाख का है। उसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन बनते रहें, मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउड होगा 30,000 का इंटरेस्ट अलाउड होगा। सामने स्क्रीन पे एक बार देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है ये। 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 1B और हाउस 2B। फाइनली अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या लगे रिवाइज करा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल हो गया अभी। 2 हाउस हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, दोनों के मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख या 30,000। एज द केस में भी स्क्रीन पे देखते रहना। कंस्ट्रक्शन के लिए है 210, कितना अलाउड होगा? ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए है 2.5, कितना अलाउड होगा? 2 लाख। तो 2 + 2 4 अलाउड नहीं होगा, मैक्सिमम 2। फर्स्ट समझ में आ गया बेटा? सेकेंड ये कितना है? 210 कंस्ट्रक्शन के लिए, कितना अलाउड होगा? 2 लाख। ये 1.5 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए तो 1.5, 2 से कम है ना, पर अब दोनों को एग्रीगेट करो, 2 और 1.5 कितना बन रहा है? 3.5। पर मैक्सिमम कितना अलाउड है? 2 लाख। नेक्स्ट बेटा 210 कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन का 2 लाख अलाउड होता है। 55,000 रिपेयर के लिए, रिपेयर का 30,000 अलाउड होता है। टोटल हो रहा है 2,30,000 प्लस अलाउड नहीं होगा बेटा, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट 1 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए तो 1 लाख अलाउड हो जाएगा। 2.5 लाख रिपेयर के लिए 30,000 अलाउड होगा। टोटल 1,30,000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद 1.5 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा 1.5 लाख अलाउड हो जाएगा। 55,000 रिपेयर के लिए 30,000, 1.5 और 30 180। 180 कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा 180 अलाउड। 30,000 रिपेयर के लिए 30,000 अलाउड, और मैक्सिमम कितना? 2 लाख। 1 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा 1 लाख अलाउड, 30,000 रिपेयर के लिए पूरा 30,000 अलाउड, 1,30,000। ठीक है जी। अपर कैप सेल्फ ऑक्यूपाइड में है, लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट में कोई अपर कैप नहीं है। डीम टू बी लेट आउट एक ही केस है बेटा, अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है तो 2 मानी जाएंगी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरी बाय डिफॉल्ट डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट है, एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV हो जाएगा। रेंट तो है ही नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV। म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस होगा, NAV निकल के आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, इंटरेस्ट भी माइनस होगा, और कोई अपर कैप नहीं लगेगी डीम टू बी लेट आउट में। ठीक है जी। तो हम इस डायग्राम पे हैं बेटा वापसी। ABCD, A निपट गया इन टोटलिटी मेरी तरफ से। कोई क्वेरी है पूछे नहीं, मैं आगे लेके चलूँ। B म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर।
म्यूनिसिपल टैक्सेस। नंबर 1 पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे नहीं है। नंबर 2 ओनर जो पे करेगा उसकी डिडक्शन है, टीनेंट अगर पे करेगा उसकी डिडक्शन नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स बोल दें, प्रॉपर्टी टैक्स बोल दें, सीवरेज टैक्स बोल दें, एक कोई गल है। म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ओनर जितने पे करेगा उतने की डिडक्शन मिलेगी। सिलेबस में आपके 24-25 में टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पे करे 5 लाख के, इसमें से बेटा 2 लाख तो हैं 24-25 के, बाकी पिछले के सालों के हैं। डिडक्शन कितने की मिलेगी? पूरे 5 की। टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर और रिलेटेड टू पास्ट ईयर। तो पॉइंट नंबर 1 पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे नहीं है। पॉइंट नंबर 2 ओनर जो पे करेगा उसकी डिडक्शन है, टीनेंट अगर पे करेगा तो डिडक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 3 टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड अलाउड होते हैं, चाहे वो करंट ईयर के हों चाहे वो पास्ट ईयर के हों। पॉइंट नंबर 4 म्यूनिसिपल टैक्सेस भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, सीवरेज टैक्स भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5 मेरी प्रॉपर्टी बेटा दुबई में है, मेरी प्रॉपर्टी यूके में है, अगर मैंने वहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए क्या डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। मैं रेजिडेंट हूँ, मेरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। एक हाउस प्रॉपर्टी मेरी दिल्ली में, मुझे वहाँ से रेंट मिल रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी मेरी दुबई में है, मुझे वहाँ से रेंट मिल रहा है। अब दुबई वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा उसकी भी जीएवी निकलेगी। मैंने दुबई में भी म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, क्या डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन वेदर पेड इन इंडिया और पेड आउटसाइड इंडिया। अब कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, लेट अस से यूके में मेरी प्रॉपर्टी है, यूएस में मेरी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन बोलेगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन यूके बट नॉट अलाउड इन यूके, इंडिया में क्या हो? अलाउड, क्योंकि हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? इंडियन लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं। उनके लॉ में अलाउड है या नहीं है हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस वर्ल्ड के किसी भी कोने में दिए हों, जिस प्रॉपर्टी की आप जीएवी निकाल रहे हैं, अगर उसके रिगार्डिंग आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं, इंडिया में बेटा वो अलाउड होंगे। उनकी होम कंट्री में अलाउड है नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सेकंड चीज़ थी म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। फर्स्ट में केवल जीएवी वो डिटेल में ले लिया था बेटा ब्रेक से पहले। सेकंड में म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर लास्ट टाइम पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे नहीं है। ओनर जो देगा उसकी डिडक्शन है, टेनेंट जो पे करेगा उसकी डिडक्शन नहीं है। टोटल पेमेंट की डिडक्शन है वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर और रिलेटेड टू पास्ट ईयर, और चाहे इंडिया में दिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया दिया हो, इंटायर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, म्यूनिसिपल टैक्स बोल देते हैं बेटा। क्वेश्चन में कई बार वो प्रॉपर्टी टैक्स बोल देगा, कई बार वो सीवरेज टैक्स बोल देगा, एक ही बात है, डिडक्शन अलाउड होगी पेड बेसिस पे। जीएवी हो गया, माइनस कर दिया म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, क्या निकल के आ जाएगा बेटा? एनएवी। एनएवी इस पे एक ही पॉइंट है, क्या एनएवी नेगेटिव हो सकती है? यस, एक ही केस में व्हेन म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एक्सीड्स द जीएवी। तो एनएवी में बस एक ही चीज़ याद रखने लायक है, कैन एनएवी बी नेगेटिव? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? Yes, NAV can be negative when municipal taxes paid exceeds the GAV. तो NAV नेगेटिव हो सकती है। ठीक है जी, GAV हो गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर हो गया बेटा, NAV निकल के आ गई, एक ही पॉइंट था नेगेटिव हो सकती है अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ज़्यादा होंगे। उसके बाद 2 डिडक्शन हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। पहला पॉइंट 30% किसकी? NAV का। और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलती है जब NAV पॉजिटिव है। अगर NAV नेगेटिव है स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। अगर NAV नेगेटिव है स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट फेज क्या है बेटा, किस चीज की डिडक्शन है? अब इस पे आते हैं, इसमें 2-4 चीजें सीखने लायक हैं। अगर आपने वो हाउस जिसकी आप जीएवी या एनएवी निकाल रहे हैं, उसके लिए अगर आपने बेटा कोई लोन ले रखा है, लोन चाहे बैंक से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, एनबीएफसी से हो, ट्रस्ट से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, किसी से भी हो सकता है। अगर उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी साहब? डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट चाहे पेड हो,
इंटरेस्ट चाहे पेबल हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट बेटा पेबल बेसिस पे अलाउड हो जाता है। इंटरेस्ट की डिडक्शन है, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट में लेट हो गए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग गया, इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, वो इन द नेचर ऑफ पेनल्टी है। बैंक से लोन लिया बेटा, इंटरेस्ट देना था, लेट हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बैंक से लोन लिया 50 लाख का, जब लोन लेते हैं बैंक लेता है बेटा लोन अरेंजमेंट चार्जेस 30,000 और बैंक ने इंटरेस्ट लिया 2 लाख, लोन इसकी डिडक्शन नहीं है, कहीं 50 लाख की डिडक्शन दे दो, लोन अरेंजमेंट चार्जेस इसकी भी नहीं है, ओनली इंटरेस्ट। तो अगर लोन लेने के टाइम आपके कोई खर्चे हुए हैं, किसी ब्रोकरेज को पे करना पड़ गया, फाइल चार्जेस आपको पे करने पड़ गए, उन खर्चों की किसी टाइप की कोई ट्रीटमेंट नहीं, ओनली इंटरेस्ट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। एनी अदर एक्सपेंस विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी फॉर ऑब्टेनिंग लोन शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मैंने ओरिजिनल लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से 50 लाख का एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मुझे इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी साहब, डिडक्शन मिल जाएगी। मैंने बेटा इस लोन को रीपे करने के लिए एचडीएफसी से लोन ले लिया, एचडीएफसी ने मुझे ऑफर दे दिया हम 15 की जगह 12% पे दे देंगे, मैंने उससे हाउसिंग लोन ले लिया 50 लाख एट द रेट ऑफ 12, इसका रीपे कर दिया। ओरिजिनल हाउसिंग लोन किससे लिया था, मेरे एग्जांपल में आईसीआईसीआई बैंक से इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल रही थी, एचडीएफसी ने मुझे ऑफर दे दिया कि जी हम 12% में हाउसिंग लोन दे देंगे, आप हमसे ले लो, आईसीआईसीआई का पैसा वापस कर दो। ले भाई मुझे तो बेनिफिट है, एचडीएफसी से लिया, आईसीआईसीआई का लोन रीपे कर दिया, अब किसका लोन आउटस्टैंडिंग हो गया, एचडीएफसी, इसका इंटरेस्ट अलाउड हो या ना हो, आंसर इज यस, ये भी हाउसिंग लोन ही माना जाएगा। तो वेयर अ फ्रेश हाउसिंग लोन इज टेकन टू रीपे द ओरिजिनल हाउसिंग लोन, फ्रेश लोन का जो इंटरेस्ट होगा इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। लोन किया लिया किससे हो बेटा, किसी से भी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज बेटा, आपका साहब इंडिया से, आउटसाइड इंडिया, फ्रेंड रिलेटिव, किसी से भी हो सकता है। आउटसाइड इंडिया एक चीज़ याद रखने लायक होती है, आउटसाइड इंडिया से अगर आपने लोन लिया डिडक्शन दे देंगे, पर इंटरेस्ट की पेमेंट जब करोगे टीडीएस काट के पेमेंट करना, टीडीएस काट के इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट अलाउड होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ये तो बेसिक पॉइंट है बेटा आपके इंटरेस्ट को लेके। तेजी से एक बार दोबारा है, अगर आपने लोन लिया है हाउसिंग लोन उस हाउस के लिए जिसकी आप जीएवी एनएवी निकाल रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट अलाउड होगा, पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्ट चाहे पेड हो चाहे पेबल हो अलाउड हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 लोन लेते टाइम अगर आपके कोई खर्चे हुए हैं वो खर्चे क्या नहीं होंगे, अलाउड नहीं होंगे, पॉइंट नंबर 4 बेटा इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर आपका लग गया, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं इट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। पॉइंट नंबर 6 लोन किसी से भी ले रखा हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, रिलेटिव, फ्रेंड, किसी से भी ले रखा हो, इंडिया, आउटसाइड इंडिया कहीं से भी हो सकता है, बस आउटसाइड इंडिया वाले में एक पॉइंट याद रखने लायक है बेटा, जब भी कभी इंटरेस्ट की पेमेंट करें टीडीएस काट के करें तो डिडक्शन मिल जाएगी, बिना टीडीएस काटे अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी डिडक्शन शैल नॉट अलाउड। और लास्ट था बेटा, अगर आपने क्या कर दिया साहब, ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए दूसरा हाउसिंग लोन ले लिया, ओरिजिनल रीपे हो गया, अब वो दूसरा हाउसिंग लोन भी हाउसिंग लोन ही है, इंटरेस्ट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, इंटरेस्ट की डिडक्शन बेटा 2 कैटेगरी में बनाना, नंबर 1 इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर, नंबर 2 इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट करंट प्रीवियस ईयर का, इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले करंट ईयर सिलेबस में 24-25, 24-25 में जितना आपने हाउसिंग लोन यूज किया, जितने टाइम यूज किया, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, वेदर पेड और पेबल। 24-25 का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 25, इस ड्यूरेशन में जितना लोन यूज किया, जितने टाइम के लिए यूज किया, उसका इंटरेस्ट निकाल लेना।
क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे, अप्रैल में लोन ले लिया, जुलाई में रीपे कर दिया, 3 महीने का ही इंटरेस्ट निकलेगा। अप्रैल में लोन ले लिया, दिसंबर में रीपे कर दिया, आपका बेटा 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। लोन पिछले साल लिया था, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे 12 महीने का, पिछले साल का मत ले लेना, केवल 12 महीने का क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। लोन भले ज़माने में 2020 में ले लिया था, 31 दिसंबर 2024 को सारा रीपे हो गया, तो करंट ईयर में कितने टाइम यूज़ हुआ, 9 महीने, 31 दिसंबर तक, तो केवल 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो केस 1 जब करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालें तो बस ये देख लो 24-25 में कितना लोन यूज़ हुआ, कितने टाइम यूज़ हुआ वो इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट होता है प्री कंसेक्शन पीरियड। होता क्या है, मैंने 2018 में लोन लिया, कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। कंस्ट्रक्शन रातों रात नहीं होती बेटा, कंस्ट्रक्शन मेरी चल रही है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग गए। कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हुई बेटा मेरी 2024 में। अब 2024 के बाद या तो ये प्रॉपर्टी लेट आउट होगी या ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी। अंडर कंस्ट्रक्शन ना तो लेट आउट हो सकती है, अंडर कंस्ट्रक्शन ना सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। लेट आउट होगी तो जीएवी निकल जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो एनएवी निकल जाएगी, और अकॉर्डिंगली इसके बाद का इंटरेस्ट मैं डिडक्शन क्लेम कर लूँगा। हाउस प्रॉपर्टी मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दिक्कत क्यों नहीं आएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, या तो वो खुद रहेगा या किराए पे देगा। किराए पे देगा तो जीएवी निकलेगी, खुद रहेगा तो एनएवी नील निकलेगी। दोनों केसेस में इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। समस्या ये है, जब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी इंटरेस्ट तो मैंने तब भी दिया है, पर वो डिडक्शन मैं क्लेम नहीं कर पाया था क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएवी एनएवी कुछ थी ही नहीं। इंटरेस्ट तो मैंने दिया है क्योंकि लोन मैंने बोरो कर रखा था, पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के टाइम मैं इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाया था क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, जीएवी एनएवी नहीं थी। डिडक्शन मैं क्लेम कहाँ से करता, तो लो लिबरल हुआ। अगर आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी इंटरेस्ट पे किया है, हम उसकी भी डिडक्शन दे देंगे। प्रॉपर्टी जब अंडर कंस्ट्रक्शन थी, आपने उसका इंटरेस्ट अगर पे करा है, हम उसकी भी आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे, पर तरसा तरसा के 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। अलाउड तो 100% है, पर एक साल में 20%। मैंने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है बेटा, ये मैंने 2 लाख का इंटरेस्ट दिया, लॉस इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, हर साल हम आपको 40,000 का इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। पहला साल स्टार्ट कहाँ से होगा, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। पहला साल स्टार्ट कहाँ से होगा, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, वहाँ से लगातार 5 साल। ठीक है जी, पॉइंट फॉर्म में पिक करो। क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होता है, आंसर इज यस। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होता है। कैसे अलाउड होता है, इन विच मैनर, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, या ये बोल दो हर साल 20%, या ये बोल दो हर साल 1/5। पहली इंस्टॉलमेंट किस साल स्टार्ट होगी, जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। पहली इंस्टॉलमेंट वहां से स्टार्ट होगी और वहां से लगातार 5 साल। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है और ये खत्म कहाँ पर होता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा, जिस दिन लोन लिया वहाँ से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा। खत्म कब होता है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। स्टार्ट कब से होगा बेटा, जिस दिन लोन लिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट वहाँ से। खत्म कब, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। इसका लॉजिक क्या था, एक बार सामने स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा। लोन लिया मैंने 15 मई 2015 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 16 अक्टूबर 2023 को, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक चलेगा, इस यहाँ तक नहीं नालायक, इससे पहले वाली 31 मार्च तक। इसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक चीज़ जो स्टूडेंट लेवल पे बार बार पूछते हैं, सर 16 अक्टूबर तक क्यों नहीं ले लिया। भाई 16 अक्टूबर को तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो या तो इसकी जीएवी निकलेगी या इसकी एनएवी नील होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड या वो। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये तो करंट ईयर में क्लेम कर लोगे। अगर हम यहाँ तक प्री कंस्ट्रक्शन ले लेते फिर इसकी भी 5 किस्तें हो जाती।
ये एसएससी के फेवर में है कि पहले वाली हमने क्या करी है, 31 मार्च ली है, क्योंकि सोचो ना अगर यहाँ तक ले लेते तो इस ड्यूरेशन का ये वाला जो इंटरेस्ट है इसकी भी क्या हो जाती, 5 इंस्टॉलमेंट हो जाती। क्लास में लॉजिक समझाया था, यहाँ पर भी समझा दिया। एंड ऑफ द डे रट लेना। स्टार्ट कहाँ से होता है, जिस दिन लोन लिया। खत्म कब होगा बेटा, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। फिर एक बचपने वाला क्वेश्चन होता है, सर कंस्ट्रक्शन ही 31 मार्च को खत्म हुई हो तो उससे पहले वाली ले लेना। बोल दो एग्जाम में ऐसी बदतमीजी आती नहीं है, आपने भी एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हो, अब तो आप भी क्वेश्चन देखे होंगे। पर फिर भी अगर आप पूछो कि 31, बेइज्जती तो करता रहो ना बीच बीच में यार, अगर चलो माइंड मत करना बेटा, अगर 31 मार्च को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है तो उससे ठीक पहले वाली 31 मार्च, उसके कितने इंस्टॉलमेंट बेटा, 5। और पहली किस साल, पहली किस साल से स्टार्ट होगी, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। एक थंब रूल दे रहा हूं, आपके सिलेबस में है 24-25, उल्टा चलो 24-25, उल्टा चलो यार, मुझे दिक्कत होती है उल्टे में। 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। एक क्रक्स रट लो, अगर एग्जाम में कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2020 से पहले कंप्लीट हो रही हो, 20-21 से पहले, पीसीपी का इंटरेस्ट लेना मत, उसकी 5 इंस्टॉलमेंट नील हो जाएंगी। 5 साल में मिलता है ना, तो 5 साल कैलकुलेशन कर लो, स्मार्ट स्टडी कर लो। स्मार्ट स्टडी में 24-25, 23-24, आपका बेटा बोलो यार, उल्टा चलने में दिक्कत है, 22-23, 21-22, 20-21, हाँ 20-21 रख लो। अगर कंस्ट्रक्शन 20-21 से पहले कंप्लीट होती है एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इग्नोर होगा। क्यों होगा, 5 इंस्टॉलमेंट उसकी लैप्स हो चुकी होंगी। 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है ना, 5 इंस्टॉलमेंट लैप्स हो चुकी होंगी। तो बस ये करेक्ट याद कर लो किसी तरीके से यार, अगर 20-21 से पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है तो पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नील होगा। सर लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का तो होगा, लोन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो मिलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, नील होगा। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख पोस्ट कंस्ट्रक्शन के, 2 लाख प्री कंस्ट्रक्शन के, या टोटल मिला के 2 लाख हैं। बेइज्जती हो जाती है भाई, तुम रिवाइज कर रहे हो, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है तुमसे। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, पहले वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, फिर मैंने उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, एनएवी नील हो गई, तो आपने बोला अपर कैप लगा दो 2 लाख या 30,000। तो मैंने बोला अपर कैप दोनों की मिला के है या अलग अलग है, सब कुछ मिला के है, प्री कंस्ट्रक्शन भी आ गया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी आ गया, सबकी मिला के मैक्सिमम अपर कैप कितनी, 2 लाख या 30,000, एज द केस में बी। ठीक है जी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा आपका। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट जिस दिन लोन लिया, खत्म जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उससे पहले वाली 31 मार्च। ठीक है जी, 5 इंस्टॉलमेंट कर देना, पहली इंस्टॉलमेंट उस साल स्टार्ट होगी जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। 20-21 से पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर 24-25 का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन वाला नील कर देना, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट उसकी लैप्स हो चुकी होंगी। क्लियर है भाई, ये है इन टोटलिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो एनएवी हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% हो गया, उसके बाद क्या हो गया बेटा आपका इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, वो निकल के आ जाती थी हमारी इनकम। अब 2 चीज़ें बची हुई हैं, अरियर और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो जब डूब गया पैसा उस टाइम क्या ट्रीटमेंट है, दूसरा डूबा हुआ जब रिकवर हो रहा है उस टाइम उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो बस 2 पॉइंट बचे हुए हैं बेटा, पहला अनरियलाइज्ड रेंट जब डूब गया, दूसरा जब वो रिकवर हो रहा है, और उसके बाद अरियर ऑफ रेंट, देन चैप्टर इज ओवर, स्यापा खत्म। करें अनरियलाइज्ड रेंट, इस पे आते हैं। पहले डूब गया, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। होता क्या है अनरियलाइज्ड रेंट हिंदी में, वो रेंट जो लैंडलॉर्ड टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाया, वो रेंट जो लैंडलॉर्ड टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाया, सच रेंट इज नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट। पहले थियोरेटिकल आओ। अनरियलाइज्ड रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। थियोरेटिकल आ जाता है ये, अनरियलाइज्ड रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन रिवाइज कराओ। नंबर 1, टेनेंसी बोनाफाइड होनी
चाहिए, केस बोनाफाइड होना चाहिए। नंबर 2, टीनेंट के पास लैंडलॉर्ड की कोई और प्रॉपर्टी बेटा ऑक्यूपेशन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, लैंडलॉर्ड सारी कोशिश कर चुका हो पर वो टीनेंट से क्या नहीं कर पा रहा साहब, पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा। नंबर 4, प्रॉपर ऑफिसर क्या होना चाहिए साहब, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है, अनरियलाइज रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। नंबर 1, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। नंबर 2, टेनेंट के पास लैंडलॉर्ड की कोई और प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, लैंडलॉर्ड हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू रिकवर द अनरियलाइज रेंट। नंबर 4, प्रॉपर ऑफिसर भी इसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं, अनरियलाइज रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ये तो है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको कैसे एडजस्ट करें, ये है पढ़ने लायक। 5 मिनट फोकस रखो। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट, पैसा डूब गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे करते थे? 2 अप्रोच और हर केस के अलग अलग थे। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर, समझ जाना क्या लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर, पूरे 12 महीने लेट आउट है, आखिरी के 2 महीने का रेंट अनरियलाइज रह गया, टीनेंट भाग गया, नालायक। प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट है, आखिरी के 2 महीने का अनरियलाइज रह गया। मैंने 2 अप्रोच बताई थी और एग्जाम में बोला था दोनों से करके आना। एक इनकम टैक्स एक्ट की अप्रोच है और दूसरी इनकम टैक्स रिटर्न की अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या बोलती थी? एक्सपेक्टेड रेंट एज यूजुअल निकाल लो, निकाल लोगे? हाँ जी। और फिर एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड लो, रियलाइज्ड किसको छोड़ के? अनरियलाइज को छोड़ के, विच एवर इज हायर। ये थी अप्रोच 1, ठीक है जी। अप्रोच 2 क्या बोलती थी? एक्सपेक्टेड रेंट सारा लो, एक्चुअल रेंट एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो, कुछ भी अनरियलाइज नहीं है, सारा रियलाइज्ड है, सारा ले लो। विच एवर इज हायर, वो विच एवर इज हायर जो आ जाएगा उसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज रेंट। अप्रोच 1 क्या थी? एक्चुअल रेंट वो लो जो रियलाइज हुआ है, कंपेयर कर दो, विच एवर इज हायर इज द आंसर। अप्रोच 2 क्या बोलती थी? ओ भाई पहले हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो कि 100% रियलाइज्ड है, एज यूजुअल जीएवी निकाल लो, पर वो आंसर नहीं होगा, उसमें से माइनस कर लेना अनरियलाइज्ड रेंट। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा फॉलो करते हैं? विच एवर इज बेनिफिशियल। सर आंसर दोनों से सेम आएगा, चांस की बात है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सर एग्जाम में कौन सा करके आना है? दोनों। सर बताना जरा क्वेश्चन के थ्रू। तो मैंने हर एक के क्वेश्चन डाल रखे हैं। केस 1 प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट, उसमें अनरियलाइज्ड है। केस 2 पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर क्या थी? लाइंग वैकेंट, उसमें भी क्या रह गया? कुछ अनरियलाइज्ड रह गया। क्वेश्चन के थ्रू समझ लो बेटा जल्दी से, एक्सपर्ट महापंडित आप हैं, आओ जी भी निकाल के बताओ जल्दी से, स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 7, 40,000 के हिसाब से पूरे साल प्रॉपर्टी लेट आउट है। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, पहले तो तुम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो यार, 5 और 6 हायर, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, अब लिखूं कहाँ? रुक जा नालायक, अरे रुक तो जा चाचा। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रोच 1, अप्रोच 2, बताना भाई एक्सपेक्टेड रेंट। रुक जाओ नालायक। एक्चुअल रेंट, अप्रोच 1 क्या बोलती है? रियलाइज मान के चलो, डूबा कितना है? इंग्लिश में पढ़ो, डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट, आखिरी के 2 महीने का रेंट रिकवर नहीं हो पाया, 2 महीने का अनरियलाइज है, तो रियलाइज कितना हुआ होगा? 10 महीने का। 40,000 इंटू 10, 4 लाख। अप्रोच 1 तो ये बोलती है विच एवर इज हायर इज द जीएवी। समझ आ रहा है? मैं अपने आप खुश हो रहा हूँ? आ रहा है। इधर आओ, एक्चुअल रेंट
ये क्या बोलता है? हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो सब कुछ रियलाइज्ड है। ओए हेलो, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर कितना हो गया? 6 लाख। इसमें से माइनस करो अनरियलाइज रेंट, 5, 20 इज द जीएवी। सर ऐसे तो आंसर अलग अलग आएगा, आता रहे। एग्जाम में ये भी करना है, ये भी करना है, बाकी तो फॉर्मेट है, देख लेना। पहला समझ में आ गया। मेजर क्वेश्चन जो फंस सकते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट, एक तो वो अपने आप में समस्या है, और फिर उसमें क्या आ रहा है? अनरियलाइज रेंट। अब ये आप ट्राई करो एक बार जल्दी से। 8 दोनों अप्रोच से मुझे जीएवी बता दो। ऑनलाइन वाले भी बताना बेटा जरा, दोनों अप्रोच यूज करो और जीएवी। अप्रोच 1 कितना और अप्रोच 2 260। चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 असिस्ट कर बेटा। अप्रोच 1, अप्रोच 2। एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा पूरे साल का कितना था? 3 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू 280, 280 और 330 विच एवर इज हायर 330, 330 और 3 विच एवर इज लेस 3 लाख। एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का 10 महीने लेट आउट, 2 महीने खाली। स्क्रीन पे देखते रहना कितना किराया था मंथली? 20,000 इंटू 10 माइनस अनरियलाइज 1 महीने का। एक्चुअल रेंट रियलाइज लो, एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड लो, कितना हो गया भाई? 180। ठीक है जी। अब शुरू हो जाओ। एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण पता लगाओ। पता लगाते हैं। अगर ये पूरे साल लेट आउट होता तो भी ये 240 कमा पाता, ये तो भी कम है। यानी कि कम का कारण बेटा वैकेंसी नहीं है, अदर देन वैकेंसी है। अदर देन वैकेंसी होता है तो जीएवी क्या थी? 3 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट इज द जीएवी। ठीक है जी। अप्रोच 1 कंफर्टेबल। अप्रोच 2 क्या बोलता है? भाई मान के चलो सब कुछ रियलाइज है, तो पूरे के पूरे 10 महीने का रियलाइज्ड है, ये तो बोलता है 2 लाख। अब टिप रिकॉर्डर बजाओ। एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण क्या है? वैकेंसी। 240 ही बन रहा है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। पर ये आंसर नहीं होगा, इसमें से माइनस करो अनरियलाइज रेंट, ये आंसर होगा। ठीक है ना। और कितने मर्जी परम्यूटेशन कम्बिनेशन होते रहे, एग्जाम में दोनों अप्रोच करनी है। एक तो ये बोल रहा हूँ बेटा मैं, अप्रोच 1 रेंट रियलाइज्ड वाला लो, अप्रोच 2 हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो सब कुछ रियलाइज्ड है, बाद में जब निकल के आए उसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज रेंट। क्लियर है? ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। पार्ट ऑफ द ईयर आपका लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो भी ऐसे ही बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? अब इसमें पढ़ने लायक चीज है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल जो आ जाते हैं। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, इसको ले लेते हैं। क्या चक्कर है भाई? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, सीधा करेक्ट फॉर्म में रिवाइज कराओ जल्दी जल्दी। अनरियलाइज रेंट की अगर आपने पास्ट में डिडक्शन क्लेम करी है, मतलब इनकम टैक्स नहीं दिया, वो अगर रिकवरी होती है, रिकवरी
शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो दोबारा पास्ट में अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिली है, अब ये आपको अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है, रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। 70% रिकवरी टैक्सेबल होती है, 30% की क्या मिलेगी साहब, स्टैंडर्ड डिडक्शन। छोटे छोटे मैंने केस स्टडी बनाई थी इसके ऊपर। पास्ट में 1 लाख का अनरियलाइज रेंट हुआ, पूरा 1 लाख रिकवर हो गया, टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या होगी, 1 लाख माइनस 30%, 70,000 टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। पास्ट में 1 लाख की डिडक्शन मिली, प्रीवियस ईयर 19-20 में 1 लाख की डिडक्शन मिली, प्रीवियस ईयर 24-25 में पूरा 1 लाख रिकवर हो गया, क्या ट्रीटमेंट होगी, 70,000 टैक्सेबल। नई चीज़ ये है 20-21 में मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी, जिसका अनरियलाइज रेंट हुआ था वो डिडक्शन क्लेम कर ली, प्रॉपर्टी मैं बेच चुका हूं, उसके बाद क्या हो रही है बेटा, रिकवरी होती है, क्या हो जाएगा, रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस। तो पहला रिकवरी टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी में, दूसरा 70% टैक्सेबल होगी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तीसरा ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी में वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस, चौथा असेसी में बी सेम मे नॉट बी सेम। अनरियलाइज रेंट हुआ था फादर को, फादर की डेथ हो गई, प्रॉपर्टी आ गई सन के पास, अब सन को उसकी क्या हो रही है बेटा, रिकवरी होती है। किसी को भी रिकवरी हो, अगर डिडक्शन क्लेम करी है, एसएससी में भी सेम मे नॉट बी सेम, रिकवरी शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। सेम ट्रीटमेंट बेड डेट की थी, बेड डेट में बस एक फर्क था, अगर प्री डिसेसर के बेड डेट सक्सेसर को रिकवर हुए हैं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। हाँ कर दो, पीजीबीपी में पढ़ाया था, पीके काइमल सुप्रीम कोर्ट का केस था, अगर बेड डेट फादर को हुए थे, फादर ने डिडक्शन क्लेम करी थी, फादर की डेथ हो गई, सन को क्या आ गया, बिजनेस आ गया, अब सन बेड डेट रिकवरी करते हैं, तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बेड डेट के केस में एसएससी सेम होना चाहिए, वो पीजीबीपी में रिवाइज कराऊंगा। अनरियलाइज रेंट एसएससी में भी सेम मे नॉट बी सेम। ठीक है जी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ली थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो आ जाएगी, 19-20 में अनरियलाइज रेंट हुआ था 1 लाख का, डिडक्शन मिली थी 60,000 की, ये वो कह रहा है 60 से ऊपर मैं अलाउड ही नहीं करूंगा, तो डिडक्शन कितने की नहीं मिली, 40 की। अब मुझे रिकवरी हो रही है 24-25 में, केस ए 10,000 की, क्या दिक्कत समझाई थी बेटा, 10,000 अगर 60 में से माने जाएंगे तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, 10,000 अगर 40 में से माने जाएंगे तो टैक्सेबल नहीं होगा। रिकवरी पहले किस में से मानी जाती है या प्रोराटा होती है, क्या पढ़ा था बेटा, नालायक कह रहा है पढ़ाई नहीं, पहले इसमें से एसएससी के फेवर में, ये 10,000 40 में से माने जाएंगे, ट्रीटमेंट बोलो नॉट टैक्सेबल। मान लो रिकवर हुआ 30,000, ट्रीटमेंट बोलो नॉट टैक्सेबल, बहुत ही बढ़िया। मान लो रिकवर हुआ 40,000, पूरा 40 ये है नॉट टैक्सेबल। अब ध्यान से, मान लो रिकवर हुआ 50,000, 10,000 नहीं, 10,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, फंसोगे नालायक हो, सर आराम आराम से बोलो, इस 50 में से 40 तो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा, बाकी बचा 10 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओहो सर रिकवर हुआ पूरा 1 लाख, 40 तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, 60 पूरा टैक्स मत कर देना, माइनस 30% की, माइनस 30% की बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना टैक्सेबल होगा, 42,000। तो 5-6 पॉइंट में लिखवा के आया था, समरी में भी मैंने डाल रखे हैं, थ्योरेटिकल बस रिवाइज करा दो जल्दी से। आपका बेटा पॉइंट नंबर 1, अनरियलाइज रेंट रिकवरी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली व्हेन it was allowed as deduction in the past. Point number 2, always taxable under the head house property whether or not the property is in existence. Point number 3 बेटा, recovery taxable होगी after allowing a standard deduction of 30%. Point number 4, recovery चाहे predecessor करे, recovery चाहे successor करे, अगर past में deduction ली है, recovery shall always or always taxable and taxable under the head house property. नीचे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बेड डेट अंडर द हेड पीजीबीपी, एक को छोड़ के
प्रीडिसेसर की बैड डेट अगर सक्सेसर को रिकवर होते हैं देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बाकी कट कॉपी पेस्ट था। ओके ये हो गई रिकवरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको कहाँ लेके जाएं? सबसे लास्ट में। पहले एज यूजुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट 70%। वो बार बार बोल रहा हूं, कोई पूरी 100 ले लें। 30% की क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके रिपोर्ट। फिर इसके बाद था बेटा आपका अरियर ऑफ रेंट। क्या होता है अरियर ऑफ रेंट? रेंट या तो डिस्प्यूट, अरियर ऑफ सैलरी का कट कॉपी पेस्ट कर दो ना नालायक को। एक तो जरा से भी तो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। या तो कोई डिस्प्यूटेड रेंट है वो रिकवर हो रहा है, या रेंट बैक डेट से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। वैभव जुलान क्लासेस जिसमें बैठे हैं, लैंडलॉर्ड अभी आए, ये रेंट आपका 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख और 2017 से है। या तो बैक डेट से दे दो, नहीं बच्चों को लेके जाओ पार्क में बैठ जाओ। तो बैक डेट से अगर रेंट इंक्रीज हो जाए इसको बोलते हैं बेटा अरियर ऑफ रेंट। या डिस्प्यूटेड रेंट लैंडलॉर्ड को रिकवर हो रहा है, इसको बोला जाता है अरियर ऑफ रेंट। पॉइंट नंबर 1, अरियर ऑफ रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2, उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल ये एक्चुअल में रिसीव होगा। पॉइंट नंबर 3, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 70% टैक्सेबल होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहाँ लेके जाएं इसको? लास्ट में। ओके रिपोर्ट। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो फिर ये खत्म हो जाएगा बेटा। फिर एक को ओनर बचेगा, प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर, आप और मैं ओनर होंगे। बनाया क्या मैंने इसका कोई क्वेश्चन? रिकवरी का क्वेश्चन ही नहीं बनाया। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आ गया, इसमें ये भी आ गया। सॉल्व कर दो जल्दी से यार। Mr. X is the owner of a house which is let out on a monthly rent of 50,000 for whole year. पूरे साल का किराया हो गया 6 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, जल्दी से एक्सपेक्टेड रेंट बता दो बस। बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख। आगे पढ़ लो भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। 1 जुलाई 2020 को लोन लिया 10 लाख का, 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 16 अक्टूबर 2023 को। इंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है। असेसी की एक हाउस प्रॉपर्टी थी मुंबई में, प्रीवियस ईयर 18-19 में अनरियलाइज रेंट हुआ था 1 लाख, डिडक्शन मिली थी 60,000, अब रिकवर हो रहा है 70,000। पर मुंबई वाली प्रॉपर्टी हम बेच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकवरी अब भी टैक्सेबल होगी। करो भाई। एक्सपेक्टेड रेंट बोलो जल्दी से, 4 लाख। एक्चुअल रेंट बोलो जल्दी से, 50,000 इंटू 12 6 लाख। जीएवी बोल दो चुपचाप 6 लाख। माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बोल दो, प्रॉपर्टी टैक्स बोल दो, म्यूनिसिपल टैक्स एक ही बात है। 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कहाँ है? 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। उसमें से 70% दिया है, 40,000 का 70%। सर ये नहीं आया समझ में, कुछ है ही नहीं समझने लायक। मैथमेटिक्स परेशान कर रहा है। म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, ले म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% 40,000, उसका 70% पे किया है। 40,000 का 70% 28 लिख दिया। एन भी बताओ। 572 ये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 171,600 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में पहले करंट ईयर का, कोई भी लोन, तो जा भाई, कोई भी लोन रीपे नहीं हुआ तो पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। 10 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 12 महीने का ब्याज, 1,20,000। वही भागा भाग तो नहीं हो रही। अब इसके बाद पीसीपी की साइड में कैलकुलेशन करो, चुप हो जाओ। 1 जुलाई 2020 जब लोन लिया यहाँ से स्टार्ट टू जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च, ये कितने महीने हैं? 30। बड़ा जल्दी चेक कर लिया यार। अच्छा ये कितने महीने हैं? 33 महीने। 33 महीने का ब्याज निकाल लो। 10 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 33 महीने का ब्याज 330,
ठीक है जी, 330 अलाउड तो होगा तरसा तरसा के। पहली इंस्टॉलमेंट जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, डिवाइड बाय 5। नॉलेज के लिए पहली इंस्टॉलमेंट 23-24 में अलाउड हुई होगी, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। एग्जाम में लिख के मत आना। कैसे पता चला दूसरी है? पहली इंस्टॉलमेंट जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 23-24 में, दूसरी 24-25 में। ठीक है जी, ये करो, इसको 572 में से माइनस करो बेटा। 214 400 ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। चेक करो, 70 में से 40 तो वो है जिसकी मुझे डिडक्शन नहीं मिली थी। समझ में ना आए तो रोकना। दोबारा देखो, पास्ट में कितना डूबा था? 1 लाख। डिडक्शन कितने की मिली थी? 60,000। यानी कि कितने की नहीं मिली थी? 40,000। दोबारा, 1 लाख डूबा था, 60,000 की डिडक्शन मिली थी, यानी कि 40,000 की डिडक्शन नहीं मिली थी। तो पहले 40 तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। टैक्सेबल कितना होगा? 30,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाउ मच? 21,000। ये आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 235 400। ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बच गया बेटा आपका, को ओनर, वो और निपटा देता हूं। चले आगे, चलो जी। को ओनर, जब प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर होते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेटा को ओनर। आपने और मैंने मिलके बेटा 50-50% शेयर एक प्रॉपर्टी क्या कर ली साहब? परचेज कर ली। अब होगा क्या? या तो हम वो किराए पे देंगे या हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। प्रॉपर्टी लेट आउट बाय को ओनर या प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय को ओनर। अगर प्रॉपर्टी को ओनर ने लेट आउट करी है तो लॉ सेज एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो एक ही ओनर है। ऑल्दो ओनर तो आप और मैं हैं, को ओनर बेटा, पर लो क्या बोलता है? एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो प्रॉपर्टी का एक ही ओनर है। एज यूजुअल जीएवी निकाल लो, एज यूजुअल एनएवी निकाल लो, एज यूजुअल दोनों डिडक्शन माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो जो इनकम निकल के आ जाए अब उसको बांट दो को ओनर में। शेयर ऑफ मिस्टर ए 50%, मेरे एग्जाम्पल में शेयर ऑफ मिस्टर बी 50%। तो अगर को ओनर प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देते हैं, स्टेप 1 हाइपोथिकेट एज्यूम करो एक ही ओनर है। स्टेप 2 एज यूजुअल इनकम निकालना शुरू कर दो, जीएवी एनएवी दोनों डिडक्शन माइनस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और फिर क्या आ जाएगा? वो जो इनकम निकल के आ जाए ईच को ओनर में क्या कर दो? उस इनकम को बांट दो। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा आपका अगर को ओनर प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, एनएवी क्या हो जाएगी साहब इसकी? निल। अगर को ओनर सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं एनएवी निल, ईच को ओनर की एनएवी निल। ईच को ओनर को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी अलग अलग 2 लाख या 30,000, एज द केस में भी अलग अलग। दीपक जैन और आप स्टूडेंट, हम दोनों ने मिलकर बेटा प्रॉपर्टी ली है, 2 फ्लोर है। एक फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक पे आप रहते हैं, तो दोनों की अलग अलग एनएवी निकलेगी, रिटर्न अलग फाइल होनी है। मेरी एनएवी निल, आपकी एनएवी निल, दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। मेरे सेपरेटली 2 लाख या 30,000, आपके सेपरेटली 2 लाख या 30,000, एज द केस में भी। ठीक है जी, ये है छोटा सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी के साथ साथ बेटा अगर लॉस निकल के आ जाए, वो लॉस और रिवाइज करा देता हूँ। सेट ऑफ वाला चैप्टर वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं, उससे पहले निपटा दूंगा। सैलरी, उससे लॉस आ ही नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी, उससे लॉस आ सकता है, तो क्या ट्रीटमेंट होगी? ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स का अलग है, न्यू टैक्स का अलग है, उसको भी रिवाइज कर लो ना यार। वो चैप्टर ही नहीं लगेगा, हर हेड के साथ लॉस की ट्रीटमेंट पढ़ जाओ। सैलरी इनकम पढ़ ली, लॉस हो नहीं सकता, खत्म। सैलरी इकलौता ऐसा हेड था जिससे लॉस पॉसिबल नहीं है। अब हाउस प्रॉपर्टी आ जाओ, उससे लॉस हो सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम। स्टेप 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो।
एक हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से मेरा लॉस है, लॉस है, आपस में क्या कर दो, इसको सेट ऑफ कर दो। सर क्या कोई अपर कैप है? ना, इंट्रा हेड में कोई अपर कैप नहीं है, कितना मर्जी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। दिल्ली वाली प्रॉपर्टी से इनकम है 10 लाख, मुंबई वाली प्रॉपर्टी से लॉस है 15 लाख, आपस में क्या कर दो साहब, सेट ऑफ कर दो। कर दिया सेट ऑफ, ये अब भी बच गया 5 लाख। लॉसेस इस हेड से बाहर निकल जाओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड से बाहर निकल जाओ। जैसे इस हेड से बाहर निकलेंगे 4 हेड नजर आएंगे, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। लॉसेस किसी मर्जी इनकम से सेट ऑफ कर दो, मैक्सिमम अप टू 2 लाख, किसी मर्जी इनकम से सेट ऑफ कर दो, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। कितना बचा हुआ था मेरे एग्जांपल में? 5 लाख। सैलरी से भी सेट ऑफ हो सकता है, पीजीबीपी से भी सेट ऑफ हो सकता है, कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, अदर सोर्स की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। कर दिया बेटा मैंने सेट ऑफ, पर मैक्सिमम कितना? 2 लाख तक। सर ये अब भी बच गया 3 लाख, कैरी फॉरवर्ड कर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक रिटर्न फाइल कर देना, आपका ये लॉस क्या हो जाएगा साहब, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी में तो रिटर्न की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, 139(3) एक ही तो एक्सेप्शन थी, हाउस प्रॉपर्टी। तो इस केस में 8 साल तक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड वाला जब भी सेट ऑफ होगा, केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा। 4 स्टेप में लिखवाया था, चारों स्टेप दोबारा बोलो। स्टेप ओल्ड स्कीम पढ़ा रहा हूँ, वो आपका बेटा स्टेप 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, कोई अपर कैप नहीं है, चाहे 2 लाख से कम हो चाहे 2 लाख से ज़्यादा हो। बच गया, लॉस ज़्यादा था, बाकी किसी मर्जी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर दो, बट मैक्सिमम अप टू 2 लाख। इंटर हेड पे 2 लाख की अपर कैप होती है। अब भी बच गया, 8 साल के लिए क्या होगा बेटा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड वाला जब भी सेट ऑफ होगा, केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा। और कुछ सेट ऑफ के थंब रूल थे। कैजुअल इनकम, जो ये बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी होती है, कैजुअल इनकम, कंसील इनकम, इनसे किसी टाइप के कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होते, जो इनके तो अपने लॉस ही नहीं हो सकते बेटा। कैजुअल इनकम जो है आपके साथ, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये वाली ऑनलाइन गेमिंग वाली, या कंसील इनकम, इनसे किसी भी टाइप का कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो चाहे बाकी कोई और भी हो। ये थंब रूल था, इनसे किसी टाइप का कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। ओल्ड टैक्स रिजीम समझ में आ गया। न्यू तो मैं कह रहा हूँ यार शुरू होने से पहले ही खत्म है, सिंपल सा एक याद कर लो, न्यू टैक्स रिजीम में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है, अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज स्यापा खत्म, ना इंटर हेड होगी ना कैरी फॉरवर्ड होने देंगे, खत्म। न्यू टैक्स रिजीम केवल और केवल इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है करंट ईयर में, आगे कोई सुनवाई नहीं है। इंटर हेड होने नहीं देंगे, कैरी फॉरवर्ड होने नहीं देंगे। जो सेट ऑफ करना है सेम ईयर में सेट ऑफ कर लो, अगर कर सकते हो, नहीं कर पाए तो सारा का सारा क्या हो जाएगा साहब, लैप्स हो जाएगा। ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इस हेड में क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। ओल्ड टैक्स रिजीम इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, न्यू टैक्स रिजीम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। सैलरी में डिफरेंस बताओ बेटा, मैं हर हेड में पूछता रहूंगा। ओल्ड और न्यू में सैलरी में कहाँ कहाँ डिफरेंस था? नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओल्ड में 50,000, न्यू में 75,000। नंबर 2 अलाउंसेज, न्यू में केवल 4 अलाउड थे, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप, बाकी फुल्ली टैक्सेबल थे। नंबर 3 एलटीसी, ओल्ड में एग्जम्पशन थी, न्यू में इंटायर एलटीसी इज फुल्ली टैक्सेबल। बस सैलरी में यही था। हाउस प्रॉपर्टी इसमें एक ही था, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ओल्ड में अलाउड होता है, न्यू में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं होता। तो न्यू में एनएवी नील करते रहो, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, इनकम भी नील, ठीक है। और दूसरा चेंज लॉस में था, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस केवल इंट्रा हेड अलाउड है, इंटर हेड और कैरी फॉरवर्ड ही अलाउड नहीं है। 2 हेड निपट गए बेटा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इनके लॉसेस के साथ।